नमस्कार, आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। कौन बनेगा मंत्री? तो मध्य प्रदेश से भी तीन नामों की चर्चा है। तीनों चेहरे आपके सामने हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय और साथ ही राकेश सिंह। लेकिन सवाल यही है कि अब काउंटडाउन शुरू हो गया कैबिनेट विस्तार का। ऐसी चर्चा है कि कल यानी बुधवार या फिर गुरुवार को कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, क्योंकि जब तक तारीख तय ना हो जाए मोदी जी के शासनकाल में कुछ कहा नहीं जाता। और कब कौन से चेहरे बदल जाए, कौन नया एक बात ऐसी सामने आ जाए जो आपको चौंका दे, तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन काउंटडाउन शुरू हो गया यदि माना जाए, और लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। अटकलें बड़ी तेज है और अटकलें के बीच अपने अपने तरीके से लोग देख रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है करीब 19 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है, क्योंकि उम्र दराज मंत्री खुद पद छोड़ना चाहते हैं। कुछ लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है संगठन में। 80 मंत्रियों की जरूरत होती है, लेकिन अभी 53 मंत्री है भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार में। उसके अलावा यदि हम देखें तो कई ऐसे नाम हैं, चाहे अनुप्रिया की बात करें जो उत्तर प्रदेश से आती है, या फिर असम से बात करें सर्बानंद की, उनका नाम भी बड़ी तेजी से चल रहा है। सुशील मोदी का नाम बहुत आगे है। या राणे साहब की बात करें जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के। उसके अलावा पूनम महाजन, ऐसे कई नाम हैं। तीरथ सिंह की चर्चा भी है जो हाल ही में मुख्यमंत्री पद से हटाए गए हैं। उनकी जगह एक नए युवा मंत्री को जिम्मेदारी सौंपी गई। पर सवाल यही कि कौन बनेगा मंत्री, क्योंकि अपने अपने तरीके से लोग चर्चाएं कर रहे हैं। राकेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और बड़े सीनियर लीडर हैं, 4 बार के सांसद हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने अभी हाल में हमने देखा पश्चिम बंगाल में, वो बात अलग है, लोग अपने अपने तरीके से कुछ भी कहते रहे, लेकिन 3 से यदि 73 तक वहां पहुंची है तो उनका योगदान उसमें है। और लोकसभा की सीटें 18 बनाने तक भी कैलाश विजयवर्गीय का योगदान रहा था। तो क्या उन्होंने जो दिया है उसका अब उनको कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने जा रही है? तो ऐसे तमाम नाम है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसा चेहरा है जिनका मंत्री बनना बिल्कुल तय है। सुशील मोदी का मंत्री बनना तय है, अनुप्रिया पटेल का, सर्बानंद का, ये सब वो नाम है जो मंत्री के रूप में आपको दिखने ही वाले। लेकिन अटकलें बहुत नामों की है। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। आज हम किसी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से बात नहीं करेंगे, बल्कि इस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे कि क्या समीकरण होंगे। इसलिए 3 वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप पौराणिक जी है, साथ ही राघवेंद्र सिंह जी हैं, प्रकाश हिंदुस्तानी जी है। तीनों वरिष्ठ पत्रकारों का बहुत बहुत स्वागत है। राघवेंद्र सर, सबसे पहले आपसे ही समझ लेता हूं कि क्या दिखाई दे रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लंबे समय से चर्चा चलती रही है, लेकिन क्या ये माना जाए कि अब अटकलों पर विराम लगने का वक्त आ गया? देखिए, ये तो बीरबल की खिचड़ी की तरह हो गया था। जी जी। अच्छी बात है कि ये खिचड़ी पकने जा रही है। सबको उम्मीद है कि अब जल्दी पक जाएगी। लेकिन जहां तक मध्य प्रदेश के संदर्भ की हम बात करें, आपने असम के पूर्व मुख्यमंत्री की बात की है, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री की बात की, मोदी जी की। लेकिन मैं फोकस करूंगा सिर्फ एमपी के आसपास। जहां तक राकेश सिंह की बात है, जब वो अध्यक्ष बने थे मध्य प्रदेश भाजपा के, तो उनको कहा जा रहा था कि वो अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो मेरा यह मानना कि जितने भी मध्य प्रदेश में अगले मुख्यमंत्री के दावेदार रहे हैं, जब वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाया तो जाहिर है कि उनका फोकस हुआ कि केंद्र में कोई जगह मिल जाए। तो उसमें राकेश सिंह का नाम जो आपने कहा वो बहुत ऊपर है, क्योंकि जो हाईकमान के निकट होगा तभी तो वो प्रदेश अध्यक्ष बना होगा। तो इस नाते हम सबका जो अनुमान है वो लगता है कि शायद उनकी ताजपोशी हो जाएगी। सिंधिया जी का आपने जिक्र किया, तो सिंधिया जी की ताजपोशी इसलिए भी होगी, हम उस पर निश्चितपूर्वक कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को लौटाया है वापस। तो वो उनका दावा बनता है। लेकिन कैलाश जी की जहां तक बात है, जो आपने कहा कि कलकत्ता या बंगाल में जो कुछ हुआ है उसमें कैलाश जी की बहुत लंबे समय की मेहनत है, और इसमें कोई शक नहीं कि कैलाश जी बड़े अच्छे संगठन कार्यकर्ताओं को जोड़ते हैं, और वो बड़े खुश मिजाज भी है। वो गाना भी गाते हैं, वो कार्यकर्ताओं से बात भी करते हैं, वो कार्यकर्ताओं की निजी समस्याओं को भी दूर करते हैं जो उनके परिवार में होती है, यानी उनके रिलेशन पारिवारिक हैं, जिस तरीके से उनको मिले हैं, जो बीजेपी की ताकत भी है। तो उनका भी वहां कुछ ना कुछ बनता जरूर है। लेकिन सवाल फिर वही आएगा, हालांकि इसको कई बार तोड़ा भी गया है, एक ही परिवार से 2 लोग विधायक और सांसद कैसे हो सकते हैं, ये एक गणित रहेगा। लेकिन बीजेपी ने सुविधा के अनुसार इसको तोड़ा भी है। हो सकता है कि कैलाश जी के मामले में वो चीज टूट जाए, क्योंकि बेटा विधायक है और वो केंद्र में मंत्री रहेंगे, तो ये बात कहीं ना कहीं आड़े आ सकती है। लेकिन जब हाईकमान चाहेगा तो सब चीजें शिथिल हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि राकेश सिंह जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, कैलाश जी की ताजपोशी हो सकती है, लेकिन सबसे ऊपर सिंधिया जी हैं, राकेश जी हैं और फिर कैलाश जी। जी बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा, और यही सब नामों की चर्चा बड़ी तेजी से है।
प्रकाश हिंदुस्तानी सर से बात कर लेता हूं। सर, यदि हम ओवरऑल मंत्रिमंडल की बात करें, ये तो 3 चेहरे हैं जो दिखाई दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश से इनमें से स्थान मिल सकता है। लेकिन यदि हम देखें, चूंकि आने वाले दिनों में चुनाव भी होना है, उपचुनाव भी होना है, क्या माना जाए, क्या उन राज्यों को ज्यादा तरजीह मिल सकती है जहां आने विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं? निश्चित ही मनोज जी, जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों की गतिविधियां देखकर उनकी कल्पना करके ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। 2 साल हो गए केंद्रीय मंत्रिमंडल को, 81 सदस्य हो सकते हैं। फिलहाल 53 मंत्री हैं और कई मंत्री जिनके पास कई कई भूमिकाएं हैं, जैसे धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, हमारे तोमर जी, रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी, हरदीप पुरी। तो 9 मंत्री को अतिरिक्त प्रभार दिया गया, तो उनके अतिरिक्त प्रभार से मुक्ति मिलेगी और विभाग को पूरी तरह देखने वाले लोग होंगे तो विभाग अच्छी तरह काम करेगा, ये आशा की जा सकती है। जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार में मध्य प्रदेश के प्रतिनिधित्व की बात है, कहा जा चुका है कि सिंधिया जी का नाम है इसमें और राकेश सिंह हो सकते हैं, कैलाश विजयवर्गीय हो सकते हैं। लेकिन कई राज्यों में और बीजेपी के जो आनुषंगिक बीजेपी के सहायक दल है एनडीए में, उनके लोगों को प्रतिनिधित्व देना भी एक प्रमुख जिम्मेदारी है और इसीलिए ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। मनोज जी जी जी। संदीप जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा पूरा, क्योंकि हमने देखा बिहार में सुशील मोदी जी की छुट्टी हुई, उनको हटाया गया उप मुख्यमंत्री पद से और नए लोगों को मौका मिला। वो एक ऐसा चेहरा। दूसरा, राणे साहब की बात करें हम, या फिर महाजन, पूनम महाजन की बात करें, ऐसे तमाम नाम हैं जिनकी चर्चा। लेकिन कोई और नए चेहरे दिखाई देते हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि 19 से 21 के आसपास मंत्री हो सकते हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी, एक सीधी सी बात होती है, सरकार में जब भी विस्तार होता है मंत्रिमंडल का, एक चेहरे में जो भी दाग आए हैं, धब्बे आए हैं, उसे साफ करने की कोशिश होती है अमूमन। इसका मकसद भी यही होता है। दूसरी चीज जो राघवेंद्र जी ने कही, उस बात से मैं सहमत हूं, और प्रकाश जी ने भी कही कि लोगों पर भार ज्यादा है। एक मंत्री के पास 2 और 3 विभाग हैं। हम समझ सकते हैं वो किस तरह से काम कर रहे होंगे। तो बेहतर काम हो, जनता को उसका लाभ मिले और संदेश जाए, इसकी कोशिश इस मंत्रिमंडल विस्तार से होगी। और जो बोझ है एक मंत्री पर 3-3 विभाग का, वो कम किया जाएगा। एक व्यक्ति के पास एक विभाग होगा तो बेहतर काम कर सकेगा। ये आम सोच होती है और बेहतर होता भी वही है। जहां तक हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो एक नाम बिल्कुल तय है और वो मान के चलिए वो तो शपथ लेंगे ही, ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई है। तो उसका उनको पुरस्कार तो दिया जाएगा पार्टी की तरफ से। लेकिन जहां तक और नामों की बात आ रही है, जो भी नाम है, लेकिन आप ये तय मानिए कि जो 4 मंत्री अभी हमारे यहाँ हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, थावरचंद गहलोत, प्रहलाद पटेल, मंत्री तभी बढ़ेगा जब इन 4 में से कोई कटेगा। ये भी आप लिख लीजिए, तभी जगह मिलेगी। तो इनमें कौन कट रहा है और कौन आ रहा है, ये मायने रखेगा। मालवा से कटेगा तो विजयवर्गीय जी का नाम लग सकता है, महाकौशल से कटेगा तो आपका राकेश सिंह का नाम लग सकता है। इन 4 में से जब कोई हटेगा तभी नया आएगा, नहीं तो सिंधिया के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा नया चेहरा आ पाएगा। उसी शर्त पे आएगा जब इन 4 में से कटेगा और बढ़ेगा, क्योंकि संतुलन जरूरी। आने वाले समय में चुनाव भी हैं, इसलिए बहुत सी चीजें ये हैं कि जो मोदी जी का, जैसे आपने कहा ना कि वो एक आश्चर्य लगता है लोगों को, फैसला लेते हैं और अचानक होता है। तो इस बार भी ऐसा कुछ दिख सकता है आपको कि बड़े फैसले हो सकते हैं और मध्य प्रदेश में बदलाव होगा तो बहुत बड़ा बदलाव होगा जो नजर भी आ सकता है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। राघवेंद्र जी, आपने जिन 3 नामों की चर्चा की, लेकिन मध्य प्रदेश पर ही आप कह रहे थे, मैं केंद्रित रहना चाहूंगा। फिर भी अब आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी होना है और बीच में हमने दमोह का चुनाव भी देखा, जहां से आशातीत सफलता नहीं मिली। खैर, एक सीट थी, सरकार बनी है और सरकार चलती रहेगी, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन कांग्रेस की ऊर्जा बढ़ी है। पर हम जाते हैं 2023-24 की तरफ, तो क्या जब इस मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा होगा तो उसका भी ख्याल रखा जाएगा इसमें? बेशक सारे चुनावी गणित को ध्यान में रख के ही बदलाव होते हैं, और ये तो वैसे भी केंद्र के लिए भी और राज्य के लिए भी सारे बदलाव, आप इवन अगर हम देखें तो अधिकारियों की भी पोस्टिंग जो है वो चुनाव के नजरिए से होती है। तो इसमें कोई शक नहीं कि जो अगली विस्तार होगा, चाहे राज्य के विस्तार की बात करें या केंद्र की जो हम चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि पूर्णा जी ने कहा, मैं उनसे सहमत हूँ कि अगर महाकौशल से राकेश सिंह आएंगे तो कोई आदमी ड्रॉप होगा। तो मुझे लगता है कि इसमें डेंजर जोन में फग्गन सिंह कुलस्ते नजर आते हैं,
अगर राकेश सिंह की ताजपोशी होती तो उनकी विदाई की आशंका मुझे है। अगर हम बात करें प्रहलाद पटेल की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि वो वहां से विदा होंगे, उनकी हो सकता है कि वो पदोन्नत हो जाए। कैलाश जी की बात करें तो कैलाश जी का जो हमने पहले भी कहा कि उनको पारितोषिक मिलेगा बंगाल या पश्चिम बंगाल में जो उन्होंने काम किया उसका, लेकिन वहां पैंच फंसेगा। जो मैंने कहा कि एक परिवार से दो सांसद और विधायक, बेटा विधायक और वो सांसद है, लेकिन ये चीजें टूट सकती हैं। जहां तक सुशील मोदी की हम बात करें, जाहिर है कि सुशील मोदी का बिहार में इस बात को लेकर बहुत विरोध था कि वो नीतीश कुमार के साथ बहुत कदमताल कर रहे हैं और पार्टी की उनसे उपेक्षा हो रही है। तो बीजेपी फैसले बहुत देर में लेती है। उनके खिलाफ जो ये विरोध है ये अभी का नहीं है, पिछले 10 साल से सुशील मोदी के खिलाफ बिहार में भाजपा के लोग विरोध कर रहे हैं। बगावत की स्थिति आ रही थी तो पार्टी ने सोचा कि अब बेहतर है कि इनको वहां से विदा करके केंद्रीय राजनीति में लाए। मुझे लगता है कि अब ये सुशील मोदी की राजनीति का समापन वाला कार्य चलेगा। वो केंद्र में मंत्री बनेंगे, संभव हुआ उसके बाद उनकी बीजेपी से विदाई हो सकती, क्योंकि उम्र का तकाजा भी है। इतनी उम्र दराज है 60 के पार वाले। अब अगले चुनाव में उनकी क्या स्थिति बनेगी, सबको पता है कि बीजेपी युवाओं पर जा रही है, तो युवाओं को देखकर भी बनेगा फोकस। मध्य प्रदेश में जो बात हम कर रहे हैं कि मोदी जी बहुत चौंकाने वाले फैसले करते हैं, तो हो सकता है कि वो ऐसा कोई एक सांसद भी आ जाए जो इन सबसे भी अलग हो जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो चौंका सकते हैं। कोई युवा को लेकर आ सकते हैं, कुछ ज्यादा समझदार, कुछ ऐसा भी व्यक्ति हो जो टेक्निकली स्ट्रांग हो सांसदों में, तो ये चीजें मोदी जी कर सकते हैं। और एक बात मैं जरूर जोड़ूंगा इसमें, केंद्र में मंत्रियों पर कितना भी लोड हो, ज्यादातर काम तो अधिकारी कर रहे हैं। सबको पता है कि इस सरकार में ब्यूरोक्रेट हावी हैं और मंत्रियों के पास बहुत ज्यादा काम नहीं है। पॉलिसी मैटर पीएमओ से तय होते हैं, अधिकारी इसको क्रियान्वित करते हैं। जो 5-10 मंत्री होंगे, मेरा अनुमान है, गलत हो सकता हूँ क्योंकि भोपाल से बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन जो खबरें छनकर आती हैं, मंत्रियों के पास कोई बहुत निर्णय की स्थिति में नहीं होते मंत्री, क्योंकि पीएमओ डायरेक्ट ब्यूरोक्रेट से डील करता है। तो जो स्थितियां हैं, मुझे लगता है कि काम की गति अगर फास्ट हुई तो इसलिए कि ब्यूरोक्रेट हैंडल कर रहे हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम है, तो कई चीजें मोदी के राज में बदली है, कार्यशैली बदली है। तो इसका मतलब कि बोझ का ज्यादा फर्क नहीं है। काम के लिए किन किन लोगों को एडजस्ट करना है, क्षेत्र के हिसाब से, जाति के हिसाब से, वो चीजें मेरे ख्याल से मंत्रिमंडल विस्तार में मोदी की नजर आई। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और प्रकाश जी, यदि जातिगत समीकरणों के आधार पर भी होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल जब विस्तार होता है तो आगामी चुनाव भी देखे जाएंगे, जातिगत भी समीकरण देखे जाएंगे। जैसा राघवन जी कह रहे थे, संदीप जी भी कह रहे थे, मान लीजिए फग्गन सिंह कुलस्ते की छुट्टी होती है तो वो आदिवासी वर्ग से आते हैं और उनकी जगह फिर हो सकता है कि राकेश सिंह को जगह मिल जाए, लेकिन राकेश सिंह बैकवर्ड यानी पिछड़ा वर्ग से आते हैं। और दूसरी तरफ हम बात करें तो जो प्रहलाद पटेल हैं वो भी उसी वर्ग से आते हैं। तो ये इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह के पैच है। यदि ये भी कहा जा रहा है कि थावरचंद गहलोत खुद भी मंशा जता चुके हैं कि अब वो घर बैठना चाहते हैं, 73 साल उनकी उम्र हो गई है, तो वो एससी वर्ग से आते हैं, तो ये सब भी चीजें भी देखी जाएंगी। बिल्कुल मनोज जी, ये सब चीजें देखी जाएंगी, समीकरण देखे जाएंगे, आरक्षण भी देखा जाएगा, विभिन्न एनडीए के विभिन्न घटक दलों के बारे में भी विचार होगा। और हो सकता है कि कई मंत्रियों के विभाग भी बदल दिए जाएं। अभी 11 बजे प्रधानमंत्री निवास में एक आवश्यक बैठक बुलाई गई है इस बारे में। शायद आज की बैठक में फैसला हो जाए, क्योंकि इसमें अमित शाह भी होंगे, जेपी नड्डा भी होंगे, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल, ये सब सीनियर मंत्री इस बैठक में रहने वाले हैं। तो हो सकता है विभागों के बंटवारे पर भी बात हो, और कुछ मंत्री जिन्हें की इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है राज्य मंत्री होते हुए, हो सकता है उनका प्रमोशन भी हो जाए। मनोज जी। संदीप जी, करीब 80 मंत्रियों की जगह होती है यदि हम देखें, गणित जो दिखाई देता है, और 53 मंत्री है अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो जगह तो है 28 मंत्री बनने की। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या आपको लगता है कि पूरे 28 मंत्री बना दिए जाएंगे या 19-20 मंत्री देखने को मिलेंगे? देखिए मनोज जी की संख्या तो हम कह सकते हैं, वो तो काफी समय से रिक्त बनी हुई है। ये पार्टी अपनी सुविधा के अनुसार फैसले करती है कि उसे कितने पद भरने हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जो आगामी समय में विधानसभा के चुनाव होने वाले, खासकर उत्तर प्रदेश पर बीजेपी की खास नजर है, और वो ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में जगह देना चाह रहे हैं जिससे उनका कोर वोट बैंक उनके पास रहे। जैसे अनुप्रिया पटेल की बात चल रही है, वो
ऐसे वोट बैंक के लोग हैं कि जिनको संतुष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ा वर्ग को संभालना सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। पंचायत चुनाव में भी हमें दिखा, ठीक है, वो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन वहां पर केशव प्रसाद मौर्य के पैरेलल भी आपको एक आदमी खड़ा करना पड़ेगा जो पार्टी के लिए काम करे। तो वहां तो एक जातीय समीकरण और तमाम चीजें रहेंगी। आप ये मान के चलिए कि जो कैबिनेट की बैठक आज हो रही है, इससे पहले हम कहें तो मेरे जो सूत्र हैं, आज मेरी जो जानकारी है, 3 दिन पहले राष्ट्रपति भवन को मंत्रिमंडल के विस्तार के संबंध में जानकारी दे दी गई है कि ये कभी भी हो सकता है, तैयारी रहे अपनी तरफ से। और दूसरी तरफ जो आप प्रकाश जी ने कहा कि कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, मेरी उस मामले में भी जानकारी है कुछ मंत्रियों के इस्तीफे भी हो सकते हैं। तो रिक्त जो स्थान है वो 27 जो आप कह रहे हैं वो और बढ़ जाएंगे। तो नए लोगों को नए तरीके से जगह देने की बीजेपी में कोशिश होगी और सबसे ज्यादा उन राज्यों को स्थान दिया जाएगा जहां आगामी समय में विधानसभा आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया है संदीप जी, और उत्तर प्रदेश में एक नाम वरुण गांधी का भी आता है और बड़े लंबे अरसे से ये चर्चा चलती रही है कि मेनका गांधी के बाद क्या वरुण गांधी को जगह मिल जाएगी। तो क्या वरुण गांधी भी इसमें दिखाई दे सकते हैं? रीता बहुगुणा है, अनिल जैन है, रामशंकर कठुरिया है, ये सब सामाजिक दृष्टिगत से भी हम देखें, अलग अलग जाति की दृष्टि से देखें तो भी ये सब चेहरे दिखाई देते, लेकिन कोई और ऐसा चेहरा आपको नजर आता है यूपी से जो राजनीति को प्रभावित कर पाए? देखिए मनोज जी, आप उत्तर प्रदेश की बात करें, हम तो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर जैसे मुद्दे, संतानों वाला मसला, ये बड़ा मसला बनने वाला है। और जहां कठोरिया जी की बात की आपने, वरुण गांधी की बात की, तो ये हार्डकोर किस्म के वक्तव्य देने वाले नेता हैं और बीजेपी की कोशिश होगी कि इन मुद्दों को भी जगह दी जाए और पूरी ताकत से उठाया जाए। तो वरुण गांधी जैसे लोग और कठोरिया जैसे लोग पार्टी के लिए जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को पार्टी प्रमोट करेगी और मंत्रिमंडल में जगह दे सकती है। वहीं कई नए चेहरे हैं ऐसे पार्टी के जो उभरते हुए, उनको भी पार्टी अगर जगह दे दे तो अचरज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव एक ऐसा युद्ध मैदान बनने वाला है जो आगामी लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि कहा भी जाता है हमारे यहाँ कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। राघवेंद्र सर मेरे साथ जुड़े हैं। राघवेंद्र सर, बाकी चीजों पर तो हम खैर बात कर ही रहे हैं, लेकिन यदि हम महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं तो महाराष्ट्र में ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच थोड़ी सी बर्फ पिघल रही है। बयानों को हम देख रहे हैं अलग अलग, चाहे फडणवीस के बयान को देखें या अन्य लोगों के बयानों को देखें तो ऐसा लगता है कुछ बर्फ पिघलते नजर आ रही। लेकिन क्या महाराष्ट्र में फडणवीस या राणे, इनके अलावा भी कोई और चेहरे होंगे? देखिए, राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन तो होता नहीं है। जी जी। और वैसे भी शिवसेना और बीजेपी ने एक दूसरे से दूर होकर अपना टेस्ट बदला है। अब वापस वो उसी टेस्ट की तरफ जाएंगे कि भाई ठीक है, अपन ने टेस्ट बदल लिया, दूर रहकर अब साथ रहकर फिर दोबारा इलेक्शन में जाएं। लेकिन जहां तक आपने महाराष्ट्र की बात की तो राणे के अलावा मुझे लगता है कि पंकजा मुंडे भी वहां से एक दावेदार हो सकती है, क्योंकि वो कब बात के लिए बहुत छटपटा रही है। हालांकि वो मध्य प्रदेश की प्रभारी भी है, प्रभारी भी पंकजा मुंडे। तो लेकिन एक साथ उनके नेगेटिविटी ये है कि उनका राज्य में बड़ा विरोध है। वहाँ जो स्थिति है बीजेपी के भीतर, क्योंकि बहुत जूनियर है पंकजा मुंडे और वो गोपीनाथ मुंडे की विरासत के साथ आगे बढ़ी है जो वो छोड़ गए थे। लेकिन राजनीति में उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं दिखा जितना होना चाहिए था। लेकिन वही बात आ गई चुनाव की दृष्टि से, कई चीजें चुनाव की दृष्टि से अच्छी भी ना लगे तो लोग करते हैं। तो पंकजा मुंडे भी आ सकती है, लेकिन युवा के नाते आ सकती है, महिला के नाते ले सकते हैं उनको। लेकिन यही बात है कि उनकी ट्यूनिंग कितनी अच्छी होगी राज्य के नेताओं से और केंद्र से, क्योंकि पूनम महाजन का नाम भी सर बड़ी तेजी से 1-2 दिन में देखने में आया। हाँ, आया जरूर है। अब वो हो सकता है कि क्योंकि उनके पितृश्री प्रमोद महाजन, जिनको अटल जी ने कहा था कि वो मेरे लक्ष्मण थे जी, तो वो बहुत दमदार लीडर थे, गोपीनाथ मुंडे जी से काफी आगे थे। तो आपने पूनम महाजन की बात की, तो वो महिला के नाते तो दोनों में से मुझे लगता है कोई एक आएगा। हालांकि दोनों की आपस में रिश्तेदारियां भी हैं, लेकिन कोई एक आ सकता है। अगर पूनम महाजन आएगी तो इसका मतलब कि फिर जो स्टेट बीजेपी महाराष्ट्र है उसकी ज्यादा चली, क्योंकि मुंडे के मामले में स्टेट बीजेपी के लीडर उनके ज्यादा खिलाफ है। जी जी बिल्कुल। प्रकाश जी, आपसे मैं ये समझना चाह रहा था कि जैसा राघवेंद्र जी ने कहा कि ब्यूरोक्रेट हावी है, यदि हम पूरे उसको देखें और मंत्रियों के हाल क्या है सब जानते हैं। ये कहा जाता है कि तमाम सारी चीज़ें पीएमओ से चलती है और पीएमओ से तो हमेशा चलती रही, लेकिन जब मोदी जी आए तो चीज़ें कुछ ज़्यादा दिखाई दी है।
पर क्या आने वाले दिनों में, जैसे हमने देखा कोविड का एक नया संकट, आर्थिक स्थितियों से जूझ रहा है हिंदुस्तान और तमाम तरह की चुनौतियां हैं, आने वाले समय बहुत कम होगा 2024 की तरफ बढ़ने के लिए या 23 की तरफ बढ़ने के लिए, तो क्या ये भी परफॉर्मेंस भी इसमें देखा जाएगा? आपने भी कहा था, और जिन लोगों की छुट्टी होगी उसमें कौन दिखाई देता है? देखिए, जिन मंत्रियों को हटाया जाएगा उनमें परफॉर्मेंस तो एक उसका केवल एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है राजनीतिक समीकरण क्या है। जैसे कि अभी हमारे एक साथी ने कहा कि मध्य प्रदेश से अगर 3 लोगों को भी मंत्री बनाना है तो जाहिर है कि किसी दो के लिए 2 को हटाना होगा। अब थावरचंद गहलोत अपनी ओर से इच्छा प्रकट कर चुके हैं, शायद राज्यपाल बनने की दिशा में भी उद्यत थे, इस बारे में भी उन्होंने मंशा जाहिर की थी। तो हो सकता है ऐसा कोई हो, लेकिन किसी के नाम को लेकर अभी फिलहाल कहना बड़ा मुश्किल है। नरेंद्र सिंह तोमर काफी वरिष्ठ है, महत्वपूर्ण विभाग उनके हाथ में है, काम कर ही रहे हैं। जहां तक अभी नए मंत्रियों में महिला, मध्य प्रदेश से कोई महिला नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया हो तो उन्हें लेना ही है, अनुभवी भी है, पहले भी राज्य मंत्री रह चुके हैं। हो सकता है उन्हें कैबिनेट पद दे दिया जाए या स्वतंत्र प्रभार मिल सकता है, लेकिन अभी इस बारे में मुझे लगता है कि कौन ड्रॉप होंगे, सभी राज्यों से ड्रॉप होने वाले हैं, ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश से ही ड्रॉप होंगे। और अभी ब्यूरोक्रेसी की बात है तो इस सरकार में कई ब्यूरोक्रेट हैं जो मंत्री बने हुए हैं और उनका परफॉर्मेंस, जैसे कि नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री महोदय हैं हरदेव जी, उनके कार्यकाल के बारे में भी कहा जाता है कि बहुत अच्छा, संतोषजनक कार्य उनका नहीं रहा, ऐसा कहा जाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी कई लोग नाराजगी जता चुके हैं कि वो चीजों को अच्छे से नहीं निपट रहे हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेट होने में ठीक है, उन्हें अनुभव होता है, लेकिन कई विभाग होते हैं, कई मंत्री होते हैं और हर मंत्री के काम के ऊपर निगरानी रखी जाती है प्रधानमंत्री द्वारा, पीएमओ द्वारा। ये बात भी सही है, लेकिन सभी पद भरे जाएंगे, इसमें तो शक है कि सभी पद भरे जाएंगे। कुछ पद रखे जाएंगे खाली ताकि एक लॉलीपॉप रहे, जो लोग उम्मीद लगाए हुए हैं वो उम्मीद लगाए रहे कि भविष्य में उनका नंबर आ सकता है। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं संदीप जी। ये लॉलीपॉप की जो बात होती है राजनीति में बड़ा गजब होता है, और खासकर मोदी जी, अमित शाह जी जब से आए हैं वो तो देते ही रहते हैं, कुछ जगह रखते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ निर्णय लेते हैं जो आकस्मिक होते, अचानक निर्णय होते। जिन चेहरों की हम बात कर रहे हैं, हो सकता है वो चेहरे ना दिखाई दे, कोई नए चेहरे सामने जाए। आपने भी ऐसी मंशा जताई थी, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा, देखने को मिलेगा? जी संदीप जी, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, बताइए, बोलिएगा। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती जो इस समय है वो अपने चेहरे को साफ सुथरा रखने की है, क्योंकि कोविड काल में ये बात सामने आ गई है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं अव्यवस्थित हैं पूरे देश की। जहां तक स्वास्थ्य मंत्री की, जैसे राघवन जी ने कहा कि ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य विभाग में भी हमने देखा कि मंत्री की कोई भूमिका नहीं दिखी, सारी चीजें पीएमओ से होती रही। लेकिन जहां तक विभाग कम करने की बात है, मेरा ये मानना है कि आपको छवि बनानी है, आपको एक आदमी को सक्रिय दिखाना है। जब उसके पास 3 कमान रहती हैं एक साथ, तो वो एक दिशा में तेजी से दौड़ नहीं पाता। दौड़ का लाभ मिले ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन दौड़ता नजर आए, तो सरकार दौड़ती नजर आए, मंत्री सक्रिय नजर आए, तो एक विभाग की जो संख्या ज्यादा है जिन मंत्रियों के पास, वहां कटौती होगी। जी। जहां तक आपने नए लोगों की बात की है, तो पार्टी के पास पुराने लोगों को जगह ना देने का तो मन बना चुकी है पार्टी, जो उम्र का क्राइटेरिया तय किया है, तमाम चीजें हैं। तो सीनियर लोग आएंगे नहीं, नए लोगों को जगह दी जाएगी। और नए लोगों को जगह देने से सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि वो नई ऊर्जा से, नए तरीके से काम करते हैं, और पार्टी, संगठन और सरकार का नेतृत्व व्यक्ति कर रहा है, उसके निर्देशों को बेहतर तरीके से समझ सकता है, क्योंकि उसे संभावना नजर आती है। चलिए सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े, और हम इस चर्चा को विस्तार से इसलिए समझ रहे थे कि हमारे साथ 3 जानकार, समीक्षक, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े थे। चर्चा का मतलब भी यही है कि कुछ इससे निकलकर सामने आए कि आखिर समीकरण क्या कहते हैं, किस आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, किसका पत्ता कटेगा, कौन जुड़ेगा, क्या आधार होगा। तो इसी पर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार का वक्त नजदीक है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। कभी भी एक चर्चा हमारे सामने आ सकती, खबर सामने आ सकती है कि फलाने दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन क्या विस्तार में मध्य प्रदेश से खुशहाली आने वाली है? तो इंतजार कीजिएगा, क्योंकि कुछ नए चेहरे भी आपको दिख सकते हैं। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।